हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ का तीसरा लेक्चर जो कि फाउंडेशन है। लेट अस सी द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। कन्वर्जेंस, divergence and oscillation of sequences a sequence AN is said to be convergent if limit n tends to infinity, AN is finite and is independent of the nature of n. Whether n is even or odd. See the example. A sequence AN is said to be convergent if limit n tends to infinity, AN is finite and is independent of the nature of n, whether n is even or odd. तो डेफिनेशन समझ लीजिए, उसका भावार्थ निकाल लीजिए। AN माने nth टर्म और n टेंस टू इन्फिनिटी, AN माने, समझ लीजिए, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठवां टर्म, n टेंस टू इन्फिनिटी। कोई फाइनाइट नंबर है कि नहीं वहां पे? सारे टर्म्स किसी फाइनाइट नंबर के पास अप्रोच कर रहे हैं क्या? यदि ये टर्म्स किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहे हैं तो वही हो गया कन्वर्जेंट। जैसे आप देखें, 1 से कम है 1/2, उससे कम 1/3, उससे कम 1/4 एंड सो ऑन, फिर 1/n, उससे कम 1/n+1, उससे कम 1/n+2 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे n को आप बढ़ाते जाओगे, ये जो नंबर्स हैं ये घटते जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को बोलते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। इससे ये छोटा है, हर टर्म के बाद वाला टर्म छोटा है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है। तो अब जरा सोचें, ये बड़ी बड़ी संख्या, n को बढ़ाते जाओ, n को कर लो तुम 1 करोड़, तो 1/1 करोड़ कितनी छोटी संख्या हुई ना। और बढ़ा लो 1/10 करोड़ और छोटी हो गई, 1/50 करोड़ और छोटी हो गई, 1/1000 करोड़ और छोटी हो गई, 1/50,000 करोड़ और छोटी हो गई। ये बड़ी छोटी छोटी संख्या है, बोल देना बहुत आसान है, 1/50,000 करोड़ बोल दिया, जरा कैलकुलेट करिए कितनी छोटी संख्या है। तो आप बस महसूस करो कि जब इनका मान बेतहाशा हम बढ़ाते चले जाएंगे तो जो संख्याएं आएंगी वो कितनी छोटी होंगी, कितनी छोटी होंगी, वेरी वेरी नियर टू ज़ीरो। अगर आप फील करें तो जीरो के पास बहुत आगे चल के ना, जब इनका मान बहुत 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 बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो जो टर्म्स होंगे ना, वो जीरो के बहुत ही निकट होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि टर्म्स आर अप्रोचिंग टू ज़ीरो, टर्म्स आर अप्रोचिंग टू ज़ीरो, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। लेकिन मैथमेटिकल फार्मूलेशन हमने कर दिया, तो हम लिमिट निकाल के इसको देखेंगे। भाव भी समझना जरूरी है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी AN इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इक्वल टू 0, जो कि फाइनाइट है, एंड
which is independent of nature of n whether n is even or odd. तो अब a n nth टर्म है, n की जगह इन्फिनिटी कर दिया तो n बराबर इन्फिनिटी, ऐसा तो बोलेंगे नहीं हम, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटीथ टर्म, नहीं ऐसा नहीं बोलिएगा। ये हो गया कि जब n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो जो a n है किस नंबर को टेंड करेगा, मतलब किसके पास पहुंच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली बढ़ाने से नंबर्स जीरो के निकट पहुंच रहे, टर्म्स आर अप्रोचिंग टू जीरो। नंबर 2, a sequence an is said to be divergent if limit n tends to infinity an is infinite and is independent of nature of n whether n is even or odd. एग्जाम्पल 2, यहाँ पे एंड कर दें। यानी कि 1 2 3 सो ऑन n प्लस 1 सो ऑन। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें। A sequence an is said to be divergent if limit n tends to infinity an is infinite and is independent of the nature of n whether n is even or odd. तो एक कंडीशन ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ n कन्वर्जेंट वाले में भी था, डाइवर्जेंट वाले में भी है, एक एक नेचर का फर्क है। कन्वर्जेंट में nth टर्म की लिमिट फाइनाइट थी, डाइवर्जेंट में nth टर्म की लिमिट इनफाइनाइट। ये एग्जाम्पल है, ये तो आप देखिए ना, देखो 1 2 3 4 और फील करिए 1 2 3 4 5 6 7 n बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, संख्याएं बढ़ती जाएंगी, नंबर्स बड़ी बड़ी नंबर्स, बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े नंबर, बड़े बड़े नंबर, कितना बड़ा, टेंस टू इन्फिनिटी। मैथमेटिकल फार्मूलेशन में भी इसको आप लिखिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू इन्फिनिटी। So limit of nth term is infinite and independent of the nature of n, whether n is even or odd. थर्ड वैरायटी होता है ऑसिलेशन का, ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। A sequence an is said to be an oscillatory sequence if it is neither convergent nor divergent. ये ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है, वो ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो ना डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो, कन्वर्जेंस को नकारे डाइवर्जेंस को नकारे। ध्यान से समझ लीजिए, कन्वर्जेंस में क्या हुआ था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज फाइनाइट एंड independent of nature of n। डाइवर्जेंस में क्या हुआ था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an is infinite and independent of nature of n whether it is even or odd। यही था ना। तो अब जरा गौर से देखें, इसको नकारने की बात करने जा रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an फाइनाइट तो हो लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ n ना हो, यानी कि फाइनाइट तो हो और n के नेचर पर डिपेंड करे। माने फाइनाइट ही लिमिट आवे
n इवन हो तो कुछ और आवे, n ऑड हो तो कुछ और आवे। इसमें देखें, इसमें भी वही है, लिमिट इनफाइनाइट तो हो, लेकिन जब n इवन हो तो लिमिट इनफाइनाइट कुछ और आवे, ऑड है तो इन्फिनिटी कुछ और आवे, एक बार प्लस इन्फिनिटी आ जाए, एक बार माइनस इन्फिनिटी आ जाए। तो दो नज़ारे आपके सामने हैं, दो एग्जाम्पल देंगे हम। एग्जाम्पल 3, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस -1 होल टू द पावर n इक्वल टू सीक्वेंस n इक्वल टू 1 रखिए, -1, फिर 2 रखिए, 1, 3 रखिए, -1, 4 रखिए, 1, ऐसे ही चलता रहेगा। दिस इज द सीक्वेंस। लेट अस कैलकुलेट द लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1 होल टू द पावर n इक्वल्स टू, when n is odd this quantity will be -1। -1 की लिमिट कितनी होगी? -1। -1 if n is odd, if n is even this will be +1 and the limit of +1 will be +1। this is +1 if n is even। ध्यान से देखिए, nth टर्म की लिमिट फाइनाइट ही आई है, दोनों स्थितियों में फाइनाइट ही है, लेकिन जब n ऑड है तो कुछ और है, n इवन है तो कुछ और है। तो लिमिट फाइनाइट है लेकिन यूनिक नहीं है, इसको कह सकते हैं। फाइनाइट है और n के नेचर पर डिपेंड कर रही है वेदर n इज इवन और ऑड। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंट में ये लिमिट इन्फिनिटी आनी चाहिए जबकि फाइनाइट आ रहा है। तो ये ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है। एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4, सीक्वेंस ए एन इक्वल टू सीक्वेंस n इंटू -1 होल टू द पावर n इक्वल टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे रखते चलिए। तो 1 रखने से क्या आएगा? -1 आएगा, फिर 2 रखने से 2 आएगा, 3 रखने से 3 विथ नेगेटिव -3, फिर आएगा 4, फिर आएगा -5, ऐसे आता चला जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू -1 होल टू द पावर n इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इफ n इज ऑड दिस विल बी -1 n यानी -n। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन दिस विल बी +1 इंटू n यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n if n is even इक्वल्स टू n इक्वल टू इन्फिनिटी रखिए, -इन्फिनिटी if n is odd और +इन्फिनिटी if n is even। ध्यान से लिख लीजिए, समझ लीजिए यदि आप लिख रहे हो तो nth टर्म की लिमिट इन्फिनिटी ही आई है दोनों बार, लेकिन n के नेचर पर डिपेंड कर रही है। जब n ऑड है तो -इन्फिनिटी, जब n इवन है तो +इन्फिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट तो हुआ नहीं और कन्वर्जेंट भी नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो फाइनाइट नहीं है। तो ना तो ये डाइवर्जेंट है ना तो ये कन्वर्जेंट है। तो इसमें देखिए बढ़ा लेते हैं, इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। That is sequence a n equal to sequence -1 whole to the power n is oscillatory
oscillatory and it oscillates finitely, ऐसा लिखते बोलते हैं, it oscillates finitely between these two values +1 and -1. इस वाले में हम लिखेंगे it is neither divergent nor convergent, that is sequence an equals to sequence n into -1 whole to the power n is oscillatory and it oscillates infinitely, ऐसा लिखते पढ़ते हैं। सो ये रहा कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेशन ऑफ सीक्वेंसेस। ये समझ लेना बहुत जरूरी है, बहुत इजी है, कुछ है थोड़ी, ए एन की लिमिट पर है मामला। ए एन की लिमिट कैसी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी सब लिमिट रहेगा, सीक्वेंस में भी सीरीज में भी सब लिमिट माने एन टेंस टू इन्फिनिटी। सारा खेल इसी का है, एन टेंस टू इन्फिनिटी। पहले फाउंडेशन लेक्चर में, दूसरे फाउंडेशन लेक्चर में आपको यही बता रहे थे कि टी एन निकालो, फिर एस एन निकालो, फिर एस इन्फिनिटी निकालो। एस इन्फिनिटी माने लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन हम निकालते हैं। ए एन माने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस की लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम कैलकुलेट करेंगे। यदि वो फाइनाइट और यूनिक आवे, यूनिक इन द सेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ एन, वेदर इट एन इज इवन और ऑड, तो वो लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो फाइनाइट आवे, है ना, लिमिट फाइनाइट आवे और यूनिक आवे तो कन्वर्जेंट, लिमिट इन्फिनिटी आ जाए और एन के नेचर पर डिपेंड ना करे तो डाइवर्जेंट। और ऑसिलेशन की स्थिति होती है कि ना तो कन्वर्जेंट हो ना तो डाइवर्जेंट हो। तो इसमें भी दो नज़ारे होते हैं, एक में हम कहते हैं ऑसिलेट्स फाइनाइटली, एक में हम कहते हैं ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस और भी बहुत चीज़ है इसमें, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इस समय उसको नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको हम इन्फिनिट सीरीज़ की तरफ हम टर्न कर रहे हैं, उधर ही मोड़ रहे हैं। ये सब आइडिया हमने दे दिया, और हम जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में इन्फिनिट सीरीज़ शुरू करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, तो आपको लगेगा कितना ईजी है। बशर्ते कि आपने फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, फाउंडेशन 3 आज का ये तीनों लेक्चर ध्यान से सुना है, समझा है। और हम काफ़ी कई चीज़ों को बार बार बोले हैं, बार बार रिपीट किए हैं, बहुत धीरे धीरे वीडियो बनाए हैं कि ये जो फाउंडेशन है ये समझ में आना चाहिए। बीएससी में इन्फिनिट सीरीज़ पढ़ते समय ना बच्चे क्या करते हैं, सट से इन्फिनिट सीरीज़ डेफिनेशन पढ़ेंगे और बस थ्योरम वरम इधर रिजल्ट पढ़ के लगते हैं क्वेश्चन करने, और फिर आता नहीं, उनको समझ ही नहीं आता है। ये बुनियाद रखनी जरूरी है। मैं समझता हूँ बुनियाद पड़ चुकी है, फाउंडेशन समाप्त हो चुका है, और अब आज हम इन्फिनिट सीरीज़ शुरू करेंगे। लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस छोटे से वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं, और हम अब अपने चौथे वीडियो में इन्फिनिट सीरीज़ का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताएंगे। इन्फिनिट सीरीज़ क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको, इन्फिनिट सीरीज़ क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। अब उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ना है, और बहुत ही अच्छी पढ़ाई है, बहुत रोचक सारे तथ्य हैं। आप देखेंगे कैसे कैसे जो है थियरी डेवलप करती है। पहली शुरुआत होगी एसन से, फिर वो चली आएगी टीएन पर, फिर बहुत सारे टेस्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं। वो टेस्ट कब अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होंगे, उनका फेल्योर क्या होगा, फेल होने पर क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके।